Hi guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to see lecture number 5 on PNC. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो PNC की जान है। बोले तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग की दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दूसरा होता है एडिशन प्रिंसिपल। इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, नेक्स्ट में एडिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरा जो टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें पूरा आप क्या कर रहे होते हैं, काउंटिंग ही तो कर रहे होते हैं। आगे जितने भी थ्योरम्स पढ़ेंगे वो भी कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो चलिए फॉर्मल डेफिनेशन पहले तो पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की। इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m डिफरेंट वेज following which a second independent operation can be performed in n different ways, then the two operation in succession can be performed in m into n ways। भाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है तो मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो लॉजिक नहीं है, लॉजिक मैं बताता हूँ, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट को समझ लीजिए कि आपके पास एक जो टास्क है उसको आप m डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, और जो दूसरा टास्क है उसे आप n डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, और दोनों टास्क आपस में कैसे होने चाहिए, इस वर्ड का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है। दोनों टास्क इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टास्क इंडिपेंडेंट है, सक्सेशन का मतलब एक के बाद एक टास्क हो रहा है, ठीक है। तो टोटल टास्क करने के क्या तरीके हो जाएंगे, m इंटू एन वेज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको शिमला से लखनऊ जाना है, ठीक है, ये आपका टोटल टास्क होगा, लेकिन बीच में क्या पड़ता है, दिल्ली, ठीक है, बीच में दिल्ली पड़ता है। अब शिमला से दिल्ली जाने के आपके पास मान लो कि 4 डिफरेंट तरीके हैं। 4 वो कौन कौन से हैं? एक तरीका तो मान लो कि पैदल ही चलेगा, जो कि आप कभी करोगे नहीं। दूसरा तरीका मान लो कि साइकिल चला के चले गए। तीसरा तरीका मान लो कि कैब बुक करके चले गए, और चौथा तरीका मान लो कि आप उड़ के चले गए, ठीक है। तो शिमला से दिल्ली जाने के 4 डिफरेंट तरीके हैं, ये चारों आपस में डिफरेंट तरीके होने चाहिए, ठीक है। फिर दिल्ली से लखनऊ जाने के मान लो कि 3 तरीके हैं, या पैदल चले गए, उड़ के चले गए, ट्रेन से चले गए। मान लेते हैं 3 डिफरेंट तरीके इसके और 4 डिफरेंट तरीके इसके, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 टास्क में डिवाइड हो गया। पूरा टास्क हमारा क्या था कि शिमला से हमें लखनऊ जाना था, ठीक है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया कि पहले हम शिमला से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर लखनऊ जाएंगे, ठीक है। और आपस में दोनों टास्क कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है? ज़रूरी थोड़ी है कि शिमला से दिल्ली अगर आप उड़ के आए हैं तो आपको दिल्ली से लखनऊ उड़ के ही जाना है तभी पहुंच पाएंगे, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उड़ के आए हैं और फिर साइकिल चला के पहुंच जाए, ठीक है, जो आप करेंगे नहीं, बट आपस में ये इंडिपेंडेंट टास्क है, ठीक है। तो अब किसी ने पूछा कि शिमला से लखनऊ जाने के टोटल कितने तरीके हैं, तो आप क्या बताएंगे? काउंटिंग अगर करें, नॉर्मल काउंटिंग, तो देख सकते हैं आप बोलेंगे शिमला से मैं दिल्ली पहले तो उड़ के गया, ठीक है, फ्लाई करके गया, और उसके बाद यहाँ से दिल्ली से लखनऊ में साइकिल से चला गया, ये एक तरीका हो गया। फिर शिमला से दिल्ली में साइकिल से गया, और फिर दिल्ली से लखनऊ भी साइकिल से गया, तो ये दूसरा तरीका हो गया। शिमला से दिल्ली में बाई रोड गया, मतलब कैब से गया, और फिर दिल्ली से लखनऊ में साइकिल से गया, तो ये तीसरा तरीका हो गया। सिमिलरली शिमला से दिल्ली में यहाँ पे मान लेते ट्रेन से गया, और दिल्ली से लेके लखनऊ तक फिर से साइकिल से गया, तो चौथा तरीका होगा, ठीक है। तो इन 4 के लिए, इन चारों तरीकों के लिए एक तरीका ये अगर अपनाएं तो 4, फिर यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, तो टोटल नॉर्मल काउंटिंग से कितने आ गए? 12 वेज आ गए, ठीक है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अगर आप यूज करें तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? दोनों टास्क सक्सेशन में होने चाहिए और दोनों इंडिपेंडेंट टास्क होने चाहिए। अगर दोनों ऐसे हैं तो पूरे टास्क को करने के लिए सब टास्क वाले वेज को मल्टीप्लाई कर देना है। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। तो शिमला से दिल्ली जाने के टोटल 4 तरीके थे, दिल्ली से लखनऊ जाने के 3 तरीके थे, ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो 12 आएगा। तो बार बार आपको ये काउंटिंग करके नहीं दिखाना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज़ आपको। इम्पॉर्टेंट बस ये ध्यान रखना है कि सक्सेशन में होने चाहिए और
इंडिपेंडेंट टास्क होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इसमें नोट डाउन कर लीजिए, सेम कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सब टास्क, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको 2 में ही अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक टास्क पूरा था, उसको आपने 4 इंडिपेंडेंट टास्क में कन्वर्ट कर लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों इंडिपेंडेंट है, और पहले टास्क को करने के m तरीके, दूसरे को करने के n तरीके, n डिफरेंट तरीके, इसको करने के o, इसको करने के p, तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का, आई होप कि अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से सोल्यूशन। Now the question is, a room has 8 doors in which many ways can a man enter the room through one door? नहीं, a room has 8 doors, in how many ways can a man enter the room through one doors and come out through a different door? ठीक है, देखिए एक रूम के 8 दरवाजे हैं, उसमें से ये कहा गया है कि अगर बंदा पहले दरवाजे से एंटर करता है तो पहले दरवाजे से एग्जिट नहीं ले सकता, ठीक है, मतलब पहले दरवाजे से बाहर नहीं आ सकता, तो बाकी दरवाजों से बाहर आ सकता है, ठीक है। तो देखो, एंटर करना और बाहर निकलना दोनों आपस में इंडिपेंडेंट टास्क हैं। तो यहाँ से पहला टास्क को मान लेते हैं कि एंटर कर रहा है, दूसरे टास्क को मान लेते हैं कि एग्जिट ले रहा है, ठीक है। अब जब एंटर कर रहा है तो उसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे, कितने तरीकों से वो एंटर कर सकता था? 8 दरवाजे थे, तो 8 दरवाजों से वो एंटर कर सकता था। लेकिन जब बाहर आ रहा है तब क्या हो रहा है? जिस दरवाजे से अंदर गया था उस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, बाहर नहीं आ सकता। तो बचे कितने दरवाजे? मान लो सेकेंड डोर से वो अंदर गया था, तो बचे कितने? बाकी 7 दरवाजों से वो बाहर आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 56 इस टास्क को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ डाई इज कास्ट एंड देन अ क्वाइन इज टॉस्ड, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? इसमें क्या बोल रहा है कि एक डाइस को रोल किया जा रहा है और एक क्वाइन को टॉस करा जा रहा है। तो क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और डाइस को रोल करेंगे तो क्या आएगा? 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इसमें से कुछ आएगा, ठीक है। और आपस में दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, ऐसा थोड़ी है कि इसमें 3 आ गया तो इसमें पक्की बात है अगर डाइस को रोल कर रहे हैं भी 3 आया तो इसमें हेड आना ही आना है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों इंडिपेंडेंट टास्क है। तो पूरे टास्क को कंप्लीट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? डाइस पे कितने तरीके आ सकते हैं? 6 नंबर्स आ सकते हैं, और क्वाइन पे 2 फेस आ सकते हैं। तो टोटल वेज जो आ गए वो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो आ गए वो कितने आ गए? 12 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 12 men and 15 women. A committee of 5 men and 9 women is to be formed. Find the number of such committee possible. देखिए 12 मेन थे, 15 वुमेन थे, 12 मेन थे और 15 वुमेन थी, ठीक है। कमेटी में क्या होने चाहिए? 5 मेन और 9 वुमेन होने चाहिए। तो 5 मेन को सेलेक्ट कर लो और 9 वुमेन को सेलेक्ट कर लो। तो ये जितनी तरीके से कर सकते हैं उतनी कमेटी बन जाएगी। तो मेन को सेलेक्ट करना और वुमेन को सेलेक्ट करना इंडिपेंडेंट टास्क है, और दोनों सक्सेशन में भी होगा, तभी पूरा टास्क कंप्लीट होगा। कमेटी कब बनेगी? देखिए हमारा पूरा टास्क क्या है? कमेटी बनाना है। कमेटी कब बनेगी? जब 5 बंदे सेलेक्ट हो जाएं और 9 बंदियां सेलेक्ट हो जाएं। ऐसा बोल लीजिए कि 5 मेन सेलेक्ट हो जाए और 9 वुमेन सेलेक्ट हो जाए। तो 5 मेन 12 मेन में से कैसे तरीकों से सेलेक्ट हो सकते हैं? 12C5 से कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, और 15 वुमेन में से 9 वुमेन सेलेक्ट करने हैं तो 15C9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इतनी कमेटी पॉसिबल है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटी इफ नन ऑफ 3 पर्टिकुलर मैन आर टू बी सेलेक्टेड। इसमें कह दिया गया है कि ऐसी कितनी कमेटी बन सकती है। देखो 12 मैन टोटल है, 15 वुमेन है, 5 मैन सेलेक्ट करने हैं और 9 वुमेन सेलेक्ट करने हैं।
ठीक है, इतने लोगों की कमेटी बनानी है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 3 पर्टिकुलर मैन नहीं सेलेक्ट हो सकते, मतलब सचिन, साक्षी और नहीं, मैन के लिए कहा गया तो साक्षी नहीं आएगी, सचिन, रमेश और अमन, ये तीनों नहीं सेलेक्ट हो सकते। क्वेश्चन ने ये बोल दिया, तो इन तीनों को टोटल में ही क्यों रखे हो, दफा करो इन तीनों को, तो बचे कितने टोटल में 9। तो 9 मैन में से हमें कितने बंदे सेलेक्ट करने थे, कितने मैन सेलेक्ट करने थे कमेटी के लिए, 5। तो 9C5 मल्टीप्लाई विद वुमेन पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 15 वुमेन में से 9 वुमेन सेलेक्ट करनी है। दिस वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सी पार्ट देख लेते हैं। Find the number of committee if each of 2 particular men are taken but none of 3 particular women to be selected। इसमें कह रहा है, देखिए टोटल हमें करना क्या था, पहले तो टास्क देख लेते हैं। 12 मैन हमारे पास थे और 15 वुमेन थी। हमें 5 मैन सेलेक्ट करने थे और 9 वुमेन सेलेक्ट करनी थी। यही क्वेश्चन में दिया था, तभी कमेटी बनेगी। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है, इफ ईच ऑफ 2 पर्टिकुलर मैन आर टेकन, 2 मैन ऑलरेडी लिए जा चुके हैं और वो 2 मैन कौन है ये भी पता है हमें। तो इसका मतलब टोटल अब बचे बंदे 10, उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं, जब 2 लिए जा चुके हैं तो बचे कितने, 3 और सेलेक्ट करने, तो 10 में से 3 और सेलेक्ट करने। नाउ द सेकेंड पार्ट इज वुमेन के केस में क्या दिया है, नन ऑफ 3 पर्टिकुलर वुमेन टू बी सिलेक्टेड। हमें पता है कि ये 3 औरतें जो सेलेक्ट नहीं होंगी, है ना, 3 का नाम बिल्कुल पता है कि हमें ये 3 नहीं सेलेक्ट होंगी, तो टोटल में क्यों खड़ी हो, इन तीनों को भी दफा करो, तो बचे कितने 12 वुमेन। ठीक है, तो 10 मैन में से 3 मैन कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, 10C3, और 12 वुमेन में से 9 वुमेन 12C9 से सेलेक्ट हो सकती है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों सक्सेशन में होना चाहिए और इंडिपेंडेंट इवेंट है, तभी कमेटी बनेगी। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटी इफ 2 पर्टिकुलर मैन आर रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर इन द सेम कमेटी। ठीक है, अब मैन पे रिस्ट्रिक्शन है, वुमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 15 वुमेन में से 9 वुमेन सेलेक्ट करनी थी, तो वो तो 15C9 तरीके से हो गया। मेन है कि मैन पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो मैन वाला सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 2 पर्टिकुलर बंदे साथ में काम नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल बोल दिया, मतलब सचिन का राहुल के साथ झगड़ा चला हुआ और ये दोनों कह रहे हैं कि मैं साथ में काम नहीं करूंगा, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो हमें वो केसेस हटा देने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन का, वो केसेस हटा देने हैं जिसमें ये साथ में काम कर रहे हो। तो देखिए टोटल केसेस कितने थे, टोटल अगर सचिन और राहुल को टोटल में इंक्लूड कर लो तो 12 मैन में से 5 मैन सेलेक्ट करने थे 12C5 से। इसमें से वो केसेस हटा दो जिसमें सचिन और राहुल साथ में काम कर रहे हो। अगर सचिन और राहुल साथ में काम कर रहे हो तो वो केसेस कितने हो जाएंगे, सचिन और राहुल मतलब कि ऑलरेडी सेलेक्टेड में आ गया। तो अब बचे कितने यहाँ पे, 12 मैन में से 10 और सेलेक्ट किए कितने हैं 3, तो 10C3 घटा देंगे। ये वो केसेस है जिसमें सचिन और राहुल साथ में काम कर रहे हैं और क्वेश्चन ने मुझे बोला था कि ये दोनों साथ में काम करने से मना कर रहे थे, इसलिए इनको हटा दिया और 12C5 टोटल था। ठीक है, तो ये वो तरीके हो गए जिसमें सचिन और राहुल साथ में काम नहीं करेंगे और 5 बंदे सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो ये मैन वाला, ये वुमेन वाला, दोनों इंडिपेंडेंट टास्क थे और सक्सेशन में थे, इसलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई हो गया एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। द लास्ट पार्ट इज find the number of committee if a particular man can't be the part of committee and a particular woman is already there in the committee। फिर ये तो रिपीटेड सा क्वेश्चन है, पहले तो मेन क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। 12, 15, 5, 9, 12 मैन थे, 5 वुमेन थी टोटल। हमें 5 मैन सेलेक्ट करने थे और 9 वुमेन सेलेक्ट करने थे कमेटी के लिए। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मैन ने बोल दिया कि आई कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ कमेटी, मतलब एक बंदा तो टोटल में से ही चला गया, तो बचे कितने 11 टोटल में। फिर कह रहा है कि एक पर्टिकुलर वुमेन ऑलरेडी कमेटी में है, तो ऑलरेडी कमेटी में है तो मतलब 9 वुमेन नहीं अब सेलेक्ट करने हैं, हमें सिर्फ 8 वुमेन सेलेक्ट करने हैं, वो भी कितने में से 14 में से।
एक यहाँ से भी कम हो जाए। तो फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए 11C 5 से मेन का हो गया और 14C 8 से वुमेन का हो गया। दोनों सक्सेशन में इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होकर यही होता है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे और भी सेट ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे अभी तो करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे, एडिशन प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, डोंट मिस। ओके बाय।